अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। आज इन प्रोग्राम के आगाज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहां मुल्क भर के मौसम को हम देख रहे हैं। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाके आज सर्द और खुश्क मौसम की लपेट में हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत ने मामूलात ज़िंदगी को काफ़ी मुश्किल बना दिया है। हर तरफ हम देख रहे हैं इस वक्त धुंध का राज बरकरार है। शुमाल मशरकी पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर आज सुबह और रात के औकात में दरमियाने से शदीद दर्जे की धुंध छाई रही, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। शहरियों को सफ़र में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी भी ये जो मनाजिर आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ देर पहले के मनाजिर हैं, और इवन लाहौर के जो भी मनाजिर हैं वो इसी तरह के हैं, जहाँ पर शदीद धुंध देखी जा रही है। जनूबी पंजाब की बात करें, बालाई सिंध में भी दूसरी तरफ हल्की से दरमियानी धुंध की इतलात मौसूल हुई हैं, जो सर्द मौसम के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हैं। महकमा मौसमियात ने शाम और रात के औकात में जनूब मशरकी पंजाब, मशरकी सिंध के चंद मकामात पर हैं जहां पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। जबकि पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर भी सर्दी की शिद्दत आज भी बरकरार रही है। लिया की बात करें, स्तोर, कालाम, स्कर्दू समेत जो दीगर मकामात हैं वहाँ पर दर्जा हरारत -9 से -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। इसी तरह हुंजा, गिलगित, कल्लात और कोयटा के बासियों ने भी मनफी दर्जा हरारत का सामना किया है, जिससे मामूलात ज़िंदगी जो है वो इस वक्त मज़ीद सख्त हो चुके हैं। आज अगर सबसे कम दर्जा हरारत की बात करें तो लेह में -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, स्तोर में -12, कालाम और स्कर्दू में -9, जबकि हुंजा और बगरोट में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह कलात और गिलगित के शहरियों ने -5, कोयटा ने -4 और दीर और रावलाकोट ने -3 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी का सामना किया। ऐसे सख्त मौसम में शहरियों से भी यही दरख्वास्त की जा रही है कि बार बार हम ये बताते हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से हमें गुरेज करना चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब धुंध शदीद होती है, जब मोटरवेज़ भी बंद कर दी जाती हैं, जब GT रोड पर भी ट्रैफिक की जो रवानी है वो काफ़ी मुतासिर हो जाती है। बारहा हम ये देखते हैं कि फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हो जाते हैं, उनको भी बंद करना पड़ता है। हमें गर्म लिबास पहनने की ज़रूरत है, अपने घरों को गर्म रखने की ज़रूरत है, और गाड़ी चलाते वक्त फोग लाइट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हादसा से बचा जा सके। आगे बढ़ते हैं, एक अहम इशू है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। दुबई के लिए पाकिस्तानियों के वीज़े के हवाले से जहां मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों के विजिट वीज़ा के लिए सख्त शराइत आयद कर दी हैं, जिसके बायस वीज़ा और दरख्वास्तों की मंजूरी की शरह में नुमाया कमी देखने में आ रही है। पाकिस्तानी शहरियों को वीज़ा दरख्वास्त के लिए अब कम अज़ कम 10 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट, कंफर्म रिटर्न टिकट और होटल की बुकिंग जैसे कड़े तकाजे पूरा करना पड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि वीज़ा मुस्तरद होने की जो शरह है वो मुबैयन तौर पर 90% से ऊपर जा चुकी है। ट्रैवल एजेंट्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर सादिक साबिर के मुताबिक दरख्वास्त मुस्तरद होने के नतीजे में दरख्वास्त दहिंदगान को न सिर्फ माली नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि जिस तरह से वीज़े की फ़ीस की हम बात करें हैं या होटल बुकिंग की जो प्राइसेस होती हैं वो भी नाकाबिले वापसी हैं, जो उन पर इजाफी बोझ डाल रही हैं। रोज़ाना हम देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी इन सख्त हालात का सामना कर रहे हैं, जिसके बायस अवाम में शदीद मायूसी पाई जाती है, और ये मसला पाकिस्तानी मुसाफिरों, ट्रैवल इंडस्ट्री और दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर भी असर डाल सकता है। इस तनाजुर में ट्रैवल एजेंट्स की राय और तजावीज़ भी अहमियत की हामिल हैं ताकि इस सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। इसी हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान नवीद हसन साहब। उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। अच्छा, अभी तो सिचुएशन ये आ चुकी है कि ये वो मुल्क है जहां अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि 2 से 4 घंटे में वीज़ा आ जाता होता था एक टाइम में, और अब इतनी मुश्किल सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम वजूहात डिस्कस कर लें, आखिर ये हुआ क्यों? अच्छा, इसकी सबसे 3-4 मेन वजूहात हैं। ये पॉलिसी सख्त होने की वजह जो है ना हम खुद ही हैं। ठीक है। और इसमें सबसे मेन वजह जो है कि वो इलीगल जो हमारे टूरिस्ट वीज़े पे लोग गए हैं उनकी बहुत ज़्यादा तादाद है। ठीक है। और इसी तादाद को उन्होंने कंटेन करने के लिए, कम करने के लिए कोई 5-6 महीने पहले एक एमनेस्टी स्कीम जो है वो लॉन्च की UAE ने, कि आप जितने अरसे से भी इलीगल हैं, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, वट एवर, उन्होंने पेनल्टी भी माफ़ की, उन्होंने बहुत सारे उनको फेवर दी कि आप एग्ज़िट करें या लीगल हो जाएं। दोनों ऑप्शंस थे। उनको 2 महीने की एमनेस्टी स्टार्ट की, उसका उनको अच्छा रिस्पांस मिला, उन्होंने एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2024 तक कर दी, 4 महीने की कर दी। ठीक है। वो अब एमनेस्टी स्कीम जो है वो क्लोज़ हो चुकी है,
और उसके बाद वो 4-5 महीने से वीज़ा इशू आना शुरू हो गया। उन्होंने अपने प्रोटोकॉल्स जो है बहुत सख्त कर दिए। ठीक है। तो मेन वजह ये थी कि हमारे बहुत सारे जो लोग थे वो इलीगल वहाँ पे ओवरस्टे थे, जिनको वो कम करना चाह रहे थे। दूसरी वजह ये है कि उनकी जेलों में और उनके जो इलीगल हमारे लोग थे और लीगल भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे और फाइनेंशियल या दूसरी, उसकी वजह से कुछ 70 to 80% जो जेलें थी वो हमारे पाकिस्तानी नेशनल से भरी हुई थी। तीसरा फैक्टर ये है कि वो उनको लेबर जो है अभी कम चाहिए, स्किल्ड लोग उनको ज़्यादा चाहिए। ठीक है। तो वो अभी उनका जो है ना वो 3rd या 4th फेज़ में यूएई चला गया है, जिनको लेबर की बहुत कम ज़रूरत है और लेबर की ज़रूरत भी है, तो उनको लीगल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो चाहिए। और ये भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अब जो लेबर उन्हें ज़्यादा सस्ती पड़ती है वो फिलिपीन से पड़ जाती है, बांग्लादेश से पड़ जाती है, नेपाल से पड़ जाती है, भारत से पड़ जाती है। पाकिस्तानी वैसे भी उन्हें कॉस्टली पड़ रहे हैं और फिर स्किल्ड लेबर यहाँ से नहीं जा रही। स्किल्ड लेबर नहीं जा रही, बिल्कुल ऐसा ही है। बांग्लादेश तो वैसे उन 3-4 महीने से वो बैन है, वो अपनी वीज़ा प्रोसेस ही नहीं कर सकता। ठीक है। उन्होंने बैन किया हुआ है। तो वो पाकिस्तान को भी इसी पैटर्न पे सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लॉक करें, लेकिन फ़िलहाल जो है हमें वो ऑफिशियली तो मना नहीं किया, लेकिन अनऑफिशियली जो है ना जितनी रिजेक्शन है ये एक किस्म का मना ही किया जा रहा है। ये मतलब 90% से ऊपर रिजेक्शन अगर रेट आ चुका है, और दुबई जैसा मुल्क जहाँ पर जाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान था, वो अभी मुश्किल और मुश्किल तरीन होता जा रहा है। अच्छा, ये तो हमने एक बात कर ली उन लोगों के हवाले से जो कि चलें वहाँ जाकर इधर उधर हो गए हैं या ऑब्वियसली वहाँ पर कोई काम ही कर रहे होंगे, या वर्क वीज़े की बात कर लें। लेकिन ये जो विजिट वीज़ा पर इतनी ज़्यादा सख्ती की गई है, उसकी वजह भी फिर यही है कि ये लोग भी आके इधर उधर ना हो जाएं। जी, हमारे मोस्टली जो है वो वर्क विजिट वीज़ा वाले वो जॉब सीकर्स जाते थे। 1 महीने का वीज़ा लिया और वहाँ जाके कोई जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। अगर मिल गई तो अच्छी जॉब मिल गई तो वो कंपनी से लीगल हो गया, ना मिली तो वो जो जैसे तैसे जो है ना वो मैनेज करते, वो जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे वो टूरिस्ट वीज़े का करते थे। तो इस वजह से उन्होंने इस पे भी जो बैन कर दिया कि आप जो है ना वो जो लीगल है जेन्युइन टूरिस्ट हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम आ गई कि उनको भी वीज़ा उन्होंने देना बंद कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब एक जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट हो तकरीबन 1 मिलियन, यानी कि पाकिस्तानी 10 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है इसके साथ। उसके बाद भी आपको जो होटल बुकिंग है वो करनी है, कंफर्म टिकट करनी है। तो ये सारे खर्चे जो एक इंसान कर रहा है उस पर तो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया, और रिजेक्शन जब 90% से ज़्यादा, तो इसका मतलब बहुत ऐसे कम लोग होंगे जिनके फिर वीज़े विजिट के भी लगेंगे। तो वो फिर क्या सूरत हाल है, उसको आप किस तरह से ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन जो है उसको कैसे मैनेज करिए, क्योंकि आप लोगों का बिजनेस भी ख़राब हो रहा है। जी, आप ये देखें कि इस सारी सूरत हाल से पहले पाकिस्तान से डेली बेसिस पे तकरीबन कोई 4,500 से 5,000 एप्लीकेशन जो पोस्ट होती थी। ठीक है। यूएई वीज़ा के लिए। लेकिन इन सारे सिनेरियो के बाद जो है उसकी रेशो जो है वो तकरीबन 500 से 700 के दरमियान रह गई है। अच्छा, वीज़ा एप्लीकेशन, क्योंकि ये एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन वो है कि जिसकी 100% फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। तो हमने अपने प्लेटफॉर्म से अपनी गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की है कि उनको अपने लेवल पे जो है अप्रोच करें और उनको से रिक्वेस्ट करें कि अगर उन्होंने वीज़ा इशू नहीं करना तो जो एप्लीकेशन है उसका 15% या 20% जो है वो नॉन रिफंडेबल रखें और बाकी रिफंडेबल जो है वो कर दें। तो इसलिए क्योंकि वो जो एप्लीकेंट है उसने 100% वीज़ा फ़ीस भी जो है नॉन रिफंडेबल है। अगर वो होटल बुकिंग करता है वो 1 नाइट होटल बुकिंग भी नॉन रिफंडेबल है। टिकट की जो है वो भी कैंसिलेशन चार्जेस है, तो वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। तो और उसका वीज़ा भी नहीं हो रहा, और जेन्युइन जो फैमिलीज़ हैं, जो टूरिस्ट हैं, ट्रांजिट है, आगे उन्होंने ट्रैवल करना है 2 दिन 4 दिन 6 दिन दुबई में गुजार के, जैसे हमारे ट्रेंड है, लोग उम्रा करने जाते हैं तो वो भी 2 दिन का स्टे रख लेते हैं। तो अभी वो सारा जो है वो उन्होंने स्टक किया हुआ है, वो मुश्किल हो गया। अच्छा, और ये भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो बिजनेस कम्युनिटी है उसी को वेलकम किया जा रहा है दुबई में, ये भी एक रीज़न हो सकती है? जैसे हम ये तो बात कर रहे हैं कि लेबर क्लास उन्हें उस तरह से नहीं चाहिए, बट नो डाउट दुबई एक टूरिस्ट कंट्री है, टूरिस्ट होने चाहिए, विजिटर्स तो होने चाहिए, बट उनका कहीं ना कहीं फोकस अब ये है कि यहाँ पर जो बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वही बड़ी तादाद में आए। जी बिल्कुल, उनका फोकस यही है कि वो इन्वेस्टर्स आएँ, ठीक है, किसी भी सूरत में आएँ, चाहे वो अपने
स्किल्ड लोग आए, इन्वेस्टर आए, एक जॉब सीकर है, हम जॉब लेने के लिए जा रहे हैं और एक जॉब देने के लिए जा रहा है, तो उनकी प्रेफरेंस यही है कि जॉब देने वाले को जो है वो प्रेफर किया जाए। वो देखें कि हमारे जो हमसाया हमारा दुश्मन मुल्क है उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स नहीं है, उनको सिर्फ एक सिंगल पिक्चर और फ्रंट पेज ऑफ पासपोर्ट और उस पर वो वीज़ा इशू जैसे पहले हमारे लिए था वैसे ही बिल्कुल ऐसे। और ये हमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी, वो हमारे अपने लोगों की ये गलतियां हैं जो वहां पर हमें कहीं ना कहीं भीख मांगते हुए भी दिखाई देते हैं और सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा भी वहां पर करते कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, जिसका फिर दुबई गवर्नमेंट की जानिब से बताया भी गया कि सोशल मीडिया पर भी किस तरह से वहां की जो इंतजामिया है, वहां की जो गवर्नमेंट है पाकिस्तानी उस पर तनकीद करते हैं। जी बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर है ये। अब ये देखें कि बांग्लादेश को उनको बैन करने का उनका सबसे मेन रीज़न ये है कि वो सोशल मीडिया और ये जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है वो वहाँ पे जो है उसका रिफ्लेक्ट आता है। तो उसको पाकिस्तानी भी इसमें माशाल्लाह पेश हैं, तो इनको बार बार वार्न किया जा रहा है कि आप जो है ना इसको कंटेन करें, रोकें, अदरवाइज जो है ना आपको भी दूसरी साहब में शामिल। अच्छा नबी साहब, ये तो सिचुएशन होगी विजिट वीज़ा के हवाले से। अब अगर विजिट वीज़ा पर इतनी सख्ती है तो जो वर्क वीज़ा है इसका मतलब वो तो फिर हम नामुमकिन ही समझें, तो बिल्कुल बंद है अभी या उसमें भी कुछ स्टार्ट हुआ है? ऑफिशियली उन्होंने ना विजिट वीज़ा बंद किया है ना टूरिस्ट वीज़ा बंद किया है। अच्छा, ऑफिशियली उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अनऑफिशियली आपके सामने है सूरत हाल के वो नहीं दे रहे। सारा कुछ ही किया जा रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जहां पर मेरी भी बहुत से ऐसे लोगों की मुलाकात भी हुई जिन्होंने पूछा कि वर्क वीज़े दुबई के खुल गए या नहीं खुल गए, क्योंकि बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है सबसे आसान मुल्क है जाने के लिए, काम करने के लिए, वहाँ पर पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में भी मौजूद हैं और ईजी टू ट्रैवल, ईजी टू कम बैक। इसी वजह से जो है वो बार बार पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी वो वार्न कर रहे थे कि आप अपने लोगों को कंटेन करें, यहाँ पे कोई फिल्टर लगाएं कि जाने से पहले वो जो है ना चेक हो सके किस पर्पज़ के लिए जाए। बहुत सारे बेगर्स चले जाते हैं, सऊदीया जा रहे हैं और ये सारा गल्फ रीजन जो है वो हमें मना कर रहा है कि आप जो है ना अपने तौर पे इसका कोई ना कोई सदेबाब करें, अदरवाइज़ तो वो अपने तौर पे वो जो हो सकता है वो कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी भी कुछ इतला सोशल मीडिया पे थी, मैं चाहूँगा आप ज़रूर कंफर्म कीजिएगा कि ये एक स्पेसिफिकली पाकिस्तान के इलाके की पट्टी है, यहाँ के लोग तो कम्प्लीटली बैन है, ऐसा भी कुछ सुनने में आया था। ये भी हकीकत है जी, कुछ एरियाज उन्होंने टारगेट अप कर दिए हैं, कुछ एरियाज उन्होंने स्पेसिफाई किए थे कि इनके जो है ना आप एप्लीकेशन ही प्रोसेस ना करें। अच्छा, वो कौन से? थोड़े से जनूबी अजला के हमारे एरियाज हैं, फिर केपी के कुछ अजला हैं, कुछ सिंध के हैं और ये थोड़े से अजला हैं। कितना ही अनफॉर्चुनेट है कि हम जब बरादर मुल्क किसी मुल्क को कहते हैं, वहाँ से रवैया ऑब्वियसली हमारी गलतियों की वजह से हुआ, वो बर्दाश्त करते रहे एक लंबे अरसे तक, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? हुकूमत फिलहाल तो कुछ भी नहीं कर रही। अगर करना चाहे तो वज़ीर आज़म की मुलाकात तो हुई थी, उन्होंने कर्जा तो रोल ओवर करवा लिया इस पर वज़ीर आज़म ने कोई बात नहीं की? नहीं, वो कर्जे के लिए बात की थी, वो उन्होंने करवा लिया। ठीक है, और मजीद कर्जा भी नहीं मिला, वही रोल ओवर हुआ पुराना। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है। और ये हुकूमत को करना चाहिए कि कुछ ना कुछ जो है वो प्रोटोकॉल थोड़े से जो है नरम करने चाहिए। जो जेन्युइन ट्रैवलर हैं, विजिटर हैं या जो फाइनेंसर हैं, उनके लिए जो है आसानी। अच्छा, मुझे एक जिसे कहते हैं ना मोटा मोटा सा हिसाब बता दें कि आज वीज़ा कितने का लग रहा है, अप्रॉक्सीमेटली कितने की टिकट हो जाती है, कितने का होटल बुक हो जाता है, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि अगर रिजेक्शन आनी है तो उनका इतना नुकसान फिर कन्फर्म है। अच्छा, जो विजिट वीज़ा है, जो एक्चुअल फीस है उसकी तकरीबन को 30 से 35 हज़ार रुपये ठीक है फीस है, जो कि फिर नॉन रिफंडेबल 100% नॉन रिफंडेबल है। होटल की बुकिंग्स है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज है होटल की, 5 स्टार, 3 स्टार, मिनिमम से स्टार्ट कर लेते हैं एटलीस्ट के चलें नुकसान 20,000 आप कर लें पर डे के हिसाब से। ठीक है। और टिकट के कैंसिलेशन चार्जेस जो है वो भी 35-40 हज़ार रुपये है, तो राउंड अबाउट को 80,000 के करीब जो है नुकसान मिनिमम तो है, नुकसान है। यानी कि जो भी वीज़ा लगवाने जाए वो ये सोच समझ के जाए कि 90% से ऊपर रिजेक्शन है, और अगर किस्मत ने उसका साथ दिया, उसका वीज़ा लग गया तो ठीक है, अदरवाइज 80,000 से 1 लाख रुपए तक का जो लॉस है वो फिर उन्हें बियर करना पड़ेगा। तो फिर जो लोग आपके पास आ रहे हैं वो कितनी शिकवे शिकायत आप लोगों से कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के जहनों में ये भी होगा कि शायद अब हमारे साथ तो 2 नंबरी की जा रही है, हमारा जो केस है वो भी आगे फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा, और एजेंट्स इस चक्कर में बहुत से एजेंट्स पैसे भी कमा रहे होंगे। हमारी यहाँ पर कम्युनिटी एक ऐसी भी मौजूद है जो लोगों को गलत रास्ते भी दिखाती है और गलत तरीके से पैसे भी कमाती है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मोस्टली जो है सोशल मीडिया ने बहुत सारी अवेयरनेस भी दी है। ठीक है, फेक न्यूज़ के साथ अवेयरनेस भी लोगों में आई है, वो सबको पता चल रहा है कि जो है रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, और अभी जो अप्लाई कर रहा है
उसको पता होना चाहिए कि ये मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, तो तभी अप्लाई तभी वो हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेंबर ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान नवीद हसन साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो सख्त शराइत दुबई गवर्नमेंट की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से आयद की गई हैं, ये पाकिस्तानियों के लिए किसी न किसी तरीके से नरम कर दी जाए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, दुनिया हैरत अंगेज कहानियों से भरी हुई है, लेकिन जापान से आने वाली एक हालिया खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। एक मछली, जी हाँ, एक मछली जिसे टोक्यो की मशहूर फिश मार्केट में नीलाम किया गया। हैरानकुन तौर पर $1.3 मिलियन में ये मछली फरोख्त हुई, और ये कोई मामूली मछली नहीं बल्कि 276 किलो वजनी ब्लूफिन टूना थी, जो जापान की तारीख की दूसरी महंगी तरीन मछली बन गई है। ये ब्लूफिन टूना शुमाल मशरकी जापान के ओमोरी प्रेफेक्चर के ओमा साहिल से पकड़ी गई थी, जो अपनी आला मयार की टूना के लिए मशहूर है। इस शानदार मछली को एक होलसेलर कंपनी और एक मारूफ सुशी रेस्टोरेंट ने मुश्तरका तौर पर ख़रीदा है, जिसके मनासिर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। जापान में टूना मछली को रवायती जापानी खाने सुशी में इस्तेमाल किया जाता है, और ये इस मुल्क की सकाफत और खुराक में कहाँ मकाम भी रखती है। यह नीलामी साल की पहली नीलामी थी जिसे जापानी रवायत में ख़ास अहमियत दी जाती है। सुशी रेस्टोरेंट के मालिक का ये कहना था कि साल का पहला टूना अच्छी किस्मत लाता है और हम लोगों के चेहरों पर खाने के जरिए मुस्कुराहट लाना चाहते हैं। उनका ये बयान ये सिर्फ एक कारोबारी सोच नहीं है, बल्कि जापान की जो सकाफती रवायात हैं ये उनकी अक्कासी भी करता है, जहाँ खुशकिस्मती और कामयाबी की कुछ ऐसी अलामतें भी हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। मछली को पकड़ने वाले 73 साला माहीगीर ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि जब मैंने मछली को देखा तो ये एक गाय की तरह मोटी दिखाई दी। ये माहीगीर की मेहनत और लगन का समर था, और वो अपने कारनामे पर बेहद खुश थे। दिलचस्प बात यहाँ यह है कि मछली जापान में फरोख्त होने वाली सबसे महंगी टूना नहीं है। 2019 में एक ब्लूफिन टूना $3.1 मिलियन में नीलाम हुई थी, यानी कि $31 लाख में नीलामी हुई थी इसकी। लेकिन इस बार की नीलामी ने न सिर्फ लोगों को हैरत में मुब्तला किया, बल्कि ये भी जाहिर किया कि जापानी सकाफत में खुराक और जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी है, उसको कितना मेंटेन करते हैं, कितना उसको बुलंद रखते हैं। इस नीलामी ने जहाँ खुशी और हैरत पैदा की है, वहीं ये भी याद दिलाया कि ब्लूफिन टूना एक महदूदी के खतरे से दो चार मखलूक है। इसकी बढ़ती हुई जो कीमत है और मांग है, ये कालमी बहस को भी जन्म देती है। जहां हम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, हम तिजारती फ़ायदे के हवाले से बात करते हैं, तो इन दोनों के दरमियान बैलेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नीलामी हमें जापान की रवायात, उनकी सकाफ़त और ख़ुराक के साथ जो उनकी मोहब्बत है उसको भी समझने का मौका फराहम करती है। $13 लाख की इस मछली ने सिर्फ कीमत के लिहाज से ही नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों के जज्बात, उनकी रवायात और उस माहीगीर की मेहनत के लिहाज से भी एक तारीख रकम की है। जापानी सुशी के चाहने वाले अब शायद ये सोच रहे होंगे कि इस मछली के जायके का तजुर्बा कैसा होगा, लेकिन हम सबके लिए वाक़या की याद दहानी है कि दुनिया वाकई हैरतों से भरी हुई है, और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में भी अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, कौमी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए तैयार है, जिसके दौरान अब नए टैलेंट को मौका देने और जो हमारे अहम खिलाड़ी हैं उनको आराम देने की हिकमत अमली अपनाई जा रही है। जनूबी अफ्रीका में हालिया शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा सीरीज़ में शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह को टीम से बाहर रखने का इम्कान जाहिर किया है, और वजह यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्हें ताज़ा दम रखा जा सके, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में वो अपनी फुल फ्लेज परफॉर्मेंस के साथ जा सकें। मुल्तान स्टेडियम में होने वाले 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए मुमकिन स्क्वाड का ऐलान भी मुतवक्के है, जिसमें साइम अयूब की इंजरी के बायस अब्दुल्ला शफीक की शमूलियत का इम्कान है। दूसरी तरफ मिडल ऑर्डर में अगर हम देखें तो वहाँ पर कामरान गुलाम और साउथ शकील अपनी कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखने के लिए तैयार हैं। शाहीन और नसीम की गैर मौजूदगी में मोहम्मद अब्बास होंगे, मीर हमजा होंगे और खुरम शहजाद तेज़ बॉलिंग का महाज संभालेंगे, जबकि स्पिन शोबे की जो क़यादत है वो साजिद खान और नुमान अली के पास होगी। इस सीरीज़ के दौरान सलमान अली आगा और कासिम अकरम जैसे खिलाड़ियों के लिए भी मौके पैदा होने की उम्मीद है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इस सीरीज़ में नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी न सिर्फ टीम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने हमें शो में ज्वाइन किया है। ताबिश, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। वेस्ट इंडीज़ के साथ ये जो सीरीज़ होने जा रही है, हमारे जो अहम खिलाड़ी हैं उनको आराम देने की स्ट्रैटेजी को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए ये एक मुनासिब कदम है?
सबसे पहले बहुत शुक्रिया अनवर खावर आपका, आपकी पूरी टीम का, मैनेजमेंट का और प्रोडक्शन टीम का, जिसने आज मुझे मदऊ किया प्रोग्राम में गुफ्तार करने के लिए। लेकिन इस वक्त मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसको इस वक्त जो प्लान मेकर्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ बेहतर सोचा होगा। ये तर्जुमल इंतहाई मुस्बत है मेरे नज़दीक कि आया आपने अपने सीनियर खिलाड़ियों को वर्क लोड मैनेजमेंट के तहत रेस्ट करवाया है, लेकिन मैं ये भी दुआ गो हूँ कि ये रेस्ट ही हो, ये खिलाड़ी रेस्ट इन पीस ना हो जाए, क्योंकि हमारे खिलाड़ी कुछ रेस्ट ज्यादा कर लेते हैं तो फिर वो रेस्ट से बाहर ही नहीं आते। तो ये जो है रेस्ट इन पीस हो गया, उससे बेहतर है कि जो खिलाड़ियों की एक्टिविटीज होनी चाहिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, इन्हें हाजिरी देनी चाहिए, वहाँ जो सीनियर तरीन मैनेजमेंट है उनके साथ राब्ते में रहना चाहिए और बाकायदा अपनी क्रिकेट ग्रूमेंट्स पर काम करना चाहिए ताकि उसके बेहतर नताइज आप ट्रॉफी में दे सकें। चैंपियन ट्रॉफी कोई मामूली सा इवेंट नहीं है, आप उसकी अपने टाइटल की दिफा करने के लिए मैदान में उतर रहे होंगे। आपने इस अरसे के अंदर 2017 मेजबानी भी कर रहे होंगे, आप मेजबानी भी कर रहे होंगे, जिस तरह बहरहाल आपने मेजबानी हासिल की, लेकिन आपने मेजबानी हासिल कर ली। लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं वो तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को इसका फुली क्रेडिट लेना चाहिए। आपको अपनी होम कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर वर्ल्ड कप होता है, वो फाइनल तक खेलते हैं, आया वो हार गए लेकिन उन्होंने फाइनल तक खेला और अनबीटन रहे और फाइनल तक पहुंचे। तो वो जब पिच फिक्सिंग कर सकते हैं तो आप भी अपने मयार के पिचेस बनाएं, आप भी उस मयार के पिचेस बनाएं कि जहां पाकिस्तानी बैटर्स रन करें, पाकिस्तानी बॉलर जो है वो क्लासिकल बॉलर बने। जैसे आप देखें हिंदुस्तान में जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद सिराज हो, उन्होंने क्या बॉलिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया कि उनसे बेहतरीन बॉलर नहीं है। बैटिंग की तो विराट कोहली, ऋषभ पंत और ये सारे। तो इस तरह आपको हिकमत अमली बनानी होगी और अब आपको मजीद एक्सक्यूज नहीं देना है। आपके साबिक चेयरमैन ठीक है हसन राजा साहब को कहा ना कि बाबर आजम जो है उसके कहने पर हम पिचेस बनाते थे, तो भाई ये जिसके कहने पर भी पिचेस बनाए लेकिन पाकिस्तान को फायदा पहुंचा है, आपके लिए और मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। ठीक है। अच्छा, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह नहीं होंगे बॉलिंग स्क्वाड का हिस्सा, तो उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की सलाहियतों को आप कैसे देख रहे हैं? मोहम्मद अब्बास हैं, मीर हमजा हैं, खुरम शहजाद हैं। साउथ अफ्रीका में हमने देखा कि उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके बॉलर्स, पाकिस्तान को मैच नहीं जितवा सके, विकेट नहीं ले सके। नहीं, मैं ये नहीं समझता कि उस वक्त तमाम जो मलबा है हम अपने बॉलर्स पर डालें। पाकिस्तान टीम जो मैनेजमेंट थी उसको सोचना चाहिए था कि उस ट्रैक पर शायद स्पिन अटैक भी काफी सूदमंद होता। आपने स्पिन अटैक जो है उसको अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाया। दूसरा सवाल सबसे अहम यह है कि जब जुनूबी अफ्रीकी बल्लेबाजों ने रनों का पहाड़ नुमा स्कोर सेट किया तो फिर पाकिस्तानी बैटर्स भी तो वहां रन कर रहे थे ना। शान मुसलसल अपनी बैटिंग की वजह से और कप्तानी की वजह से क्रिटिसिज्म का सामना कर रहे थे, लेकिन शान ने भी रन किए, बाबर ने भी परफॉर्म करके दिखाया। इसका मतलब वो बैटिंग ट्रैक था जहां हमारे बॉलर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो वो बैटिंग ट्रैक था। अगर हम बात करें जो पहला टेस्ट मैच खेला गया वो बॉलर्स के लिए बड़ा अच्छा रहा। अब देखें आपके बॉलर्स ने बड़ा अच्छा उनको ग्रैब किया। आपकी टीम अगर 211 पर आउट हो गई तो आपने हरीफ टीम को भी जो है जल्दी पकड़ने की और दबोचने की कोशिश की। अब्बास ने बड़ी अच्छी की और वो ऑल दो बड़े टाइम के बाद आपको पाकिस्तान टीम के लिए नजर आए। मीर हमजा को जिस ट्रैक पर आपने बॉलिंग करवाई वहां मीर हमजा की जगह बनती नहीं थी, वहां आपको नुमान अली को चांस देना चाहिए था। असल में एतमाद की भी कमी है, हमारे कप्तान से लेके मैनेजमेंट की सतह पर एतमाद नहीं है, तो इसका बड़ा बेहतर नतीजा सामने आता नहीं है, मुस्बत नतीजा सीधा जो है वो निकलता नहीं है। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ एतमाद होना चाहिए। आप जब टीम बना रहे हो तो आपको अपने लड़कों पर तो एतमाद होना चाहिए और अंधा एतमाद भी ना हो, ऐसा एतमाद हो जो डिलीवर कर दे। ठीक है। अच्छा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हमारी जो टीम की परफॉर्मेंस रही, हालिया परफॉर्मेंस रही, उसके पेश नज़र आप किस तरह से देख रहे हैं? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अब किस स्ट्रैटेजी के थ्रू हमें जाना चाहिए? देखिए, वेस्ट इंडीज से मुतालिक अगर आप ये सवाल मुझसे कर रहे होते 1960 1970 की दिहाई में या फिर 1980 की दिहाई में, तो उस वक्त ताबिश मीर जो है ये बात कह रहे होते कि नहीं वेस्ट इंडीज जो काली आंधी है और उससे जो है बचना मुश्किल है। उस वक्त क्योंकि सारे बड़े बड़े नाम थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वेस्ट इंडीज की टीम में भी वो क्लास आई दिख रही नहीं है, क्योंकि वो उस तरीके से इनके पास जो है टैलेंट अब मौजूद नहीं है, वो फिल्टर कर रहे हैं। और फिर ये है कि वो एक एसोसिएट कंट्री है, उनको ग्रूम होने में भी टाइम लग रहा है। आपको याद होगा माजी से लेकर आज तक उनके पास जो खिलाड़ी रहे वो बड़े खिलाड़ी रहे, लेकिन इस वक्त वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड जो है वो बड़ा स्ट्रगल कर रही है। मेरे वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन के साथ रब्ता हुआ, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा
कि वहाँ के जो सियासी हालात हैं, माशी हालात हैं, उसने वेस्ट इंडीज को बड़ा इस वक्त जो है दबोच के रखा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ नताइज सामने नहीं आ रहे हैं। और मैकरम साहब जो है वो खुद ही इस बात का इंदिया दे रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान टूर जो है, पाकिस्तान टीम जो टूर करने आ रही है वो उनके लिए बड़ा फ्रूटफुल हुआ, क्योंकि इस वक्त वेस्ट इंडीज की जो न्यू टीम है वो अपने उस तरह से हुई नहीं है। लेकिन मैं दुआ वो हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है नौजवानों पर मबनी टीम बता रहे हैं आप, जिसमें शाहीन भी नहीं है, जिसमें नसीम भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त तो बड़ा अच्छा मौका है मीर हमजा के लिए कि वो परफॉर्म करके दिखाएं, अपने को खबरों की जीनत बनाएं, हेडलाइंस की शह सुर्खियां बनाएं मोहम्मद अब्बास, या फिर न्यूज से मुतालिक जो है खुरम शहजाद से मुतालिक खबरें चलें, तो ये होना चाहिए इस वक्त। मैं ये देखना है। ठीक है। अच्छा, साइम अयूब भी अब इंजर्ड हो चुके हैं, उनकी इंजरी के बाद अब्दुल्ला शफीक की शमूलियत को आप टीम के लिए कितना फ़ायदेमंद समझते हैं? मिडल ऑर्डर की अगर हम बात कर लें, सलमान अली आगा हैं, कासिम अकरम होंगे, ऐसे खिलाड़ियों को मौका देना ये भी टीम के लिए ऑब्वियसली प्लानिंग वाइज तो बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ इस वक्त एक बार फिर से मैनेजमेंट ने भूल की है। अब आप देखें परफॉर्मेंस का अच्छा मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन चलें आपने इमाम उल हक को कप्तानी सौंप दी पाकिस्तान शाइन्स की और वहाँ के टूर के लिए उन्हें रवाना कर दिया, तो ये मुनासिब नहीं था। जो उनकी अपनी कुर्बानियाँ हैं या फिर जो उन्होंने स्ट्रगल पीरियड देखा, फिर इमाम उल हक जिस तरीके से आए, उनसे मुतालिक जो माजी से लेकर आज तक बातें बनती रही, चलती रही, इमाम जो है मैं समझता हूँ उसको मौका देना चाहिए था आपको। या फिर अगर आप एज अ बैट्समैन भी बात कर रहे हो तो एज अ बैट्समैन मैं समझता हूँ आपको चांस देना चाहिए था इस वक्त साहिबजादा फरहान को। बाबर आजम ऊपर आकर जब उन्होंने रन्स कर लिए थे तो आप साहिबजादा फरहान को अपॉर्चुनिटी देते, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाते और वो भी आ जाते वन डाउन पे बैटिंग करने, तो इस तरह की कोई प्रोग्रेसफुल या फ्रूटफुल चीजें हो सकती थी। अब्दुल्ला शफीक मैं समझता हूँ आपने उन्हें बहुत चांस दे दिया, बहुत टाइम दे दिया, उन्हें वापस से भेजें डोमेस्टिक सीजन में, वो वहाँ परफॉर्म करके रहे, रन बना के रहे और फिर वो टीम को ज्वाइन करें। मैं ये नहीं कह रहा अब्दुल्ला शफीक का कैरियर खत्म हो गया, लेकिन इस वक्त जो बैट पैच का वो शिकार है, उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलनी चाहिए, उन्हें डोमेस्टिक का माहौल को देखना चाहिए, वहाँ के डकआउट को समझना चाहिए। इसके बाद वो आएंगे तो उनका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा, क्योंकि जो शख्स नीचे से फिर वापस ऊपर आता है ना, फिर वो बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है। दुनिया क्रिकेट में ऐसा होता रहा है। ज़हीर अब्बास साहब आउट ऑफ द क्लास हो गए, वो भी गए थे ना, उन्होंने भी डोमेस्टिक के अंदर रन किए, फिर वापस से टीम को ज्वाइन किया। जावेद मियादाद ने किया, मुदस्सिर नजर ने किया, बड़े बड़े खिलाड़ियों ने इस तरह किया, तो इन्हें भी ये करना चाहिए। मैं समझता हूँ मैनेजमेंट को सोचना होगा इस पर। ठीक है। अच्छा, इंजरीज में सबसे पहले तो जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि साइम अयूब का नाम आ गया, बहुत से लोग अभी ये भी कह रहे हैं हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा ना हो, साइम बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ नसीम शाह जब से वो सर्जरी के बाद से वापस आए हैं वो ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर ये दो प्लेयर्स खुदा ना खास्ता चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होते तो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल ज़रूर होगी, क्योंकि दोनों प्लेयर्स बड़े इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया, वजह फरमाया कि नसीम शाह जो वर्ल्ड कप के बाद से इंजर्ड हुआ, इसके बाद से वो मोमेंटम, वो रिदम दिखाई नहीं दे रहा है नसीम शाह का। नसीम शाह का बहुत ज़बरदस्त क्लास था, वो मैंने देखा, और जितना बॉल स्विंग हो रहा था वो वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान जो पाकिस्तान ने खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, तो वो तो देखकर हम सब हैरान हो गए थे। और नसीम शाह ने जो गेंदबाजी का मुजाहरा किया था, लोगों के दिल जीत लिए थे। बस उस वक्त कुछ हिकमत अमली हमारी दुरुस्त नहीं थी, या फिर वो वर्ल्ड कप हमारा होता। लेकिन इस वक्त मैं ये कहूँगा नसीम शाह इंजरी से उस तरीके से नमन दजमा हुए नहीं है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनकी स्ट्रगल वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही होती है। दूसरा, आपने साइम की बात की, ये वही साइम है जो 1 महीना पहले तक क्रिटिसिज्म का शिकार था, क्रिकेट के बड़े बड़े माहिर, किसी तरह से साइम को टीम से बाहर कर दिया जाए, लेकिन आज जब ये इंजर्ड हुआ और टीम से बाहर हुआ तो बड़े बड़े दिल जो है अफसोस के गुन गा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो है पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, जिनमें हम देख रहे हैं कि बाकायदा फिजियो स्टाफ मौजूद है, दीगर रिकवरिंग स्टाफ मौजूद है, जो खिलाड़ी जब इंजर्ड हो जाते हैं रिहैब करने के लिए वो कर रहे होते हैं काम, की अब जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने टैलेंट को वेस्ट ना करें। इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर खबर ऐसे ऐसे नाम जो हैं सामने आए और ऐसे ऐसे वो नाम जो है गायब हो गए कि जिसका अगर मैं नोहा पढ़ूं, कसीदा पढ़ूं, इतना बुरा लगेगा आपको, इतना बुरा लगेगा। मोहम्मद जाहिद जैसा खिलाड़ी आया, इतना बेहतरीन फास्ट बॉलर था, कहाँ चले गया। इस तरह के बड़े बड़े क्लास के खिलाड़ी आए और गायब हो गए, तो और वो सिर्फ इंजरी की वजह से गायब हुए। तो इस तरह का जो सिनेरियो क्रिएट होता है ना कि एक इंजरी के बाद वो खिलाड़ी दिखाई नहीं देता है। एहसन अली महमूद जबरदस्त डोमेस्टिक के आपके परफॉर्मर थे, पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, वो वाहिद उन खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर 300 रन किए थे।
फिर क्या हुआ, वो इंजरी के बाद गायब हो गए, आज तक वो रिहैब कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि बोर्ड उनके खर्चे नहीं उठा रहा, वो रिहैब जिस तरीके से कर रहे हैं, मैं तो आपसे दरख्वास्त करूंगा आए उनसे करें कि वो किस तरीके से रिहैब कर रहे हैं उनके पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और वेस्ट इंडीज सीरीज जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के तनाजुर में बड़ी इंपॉर्टेंट भी समझी जा रही है। बेस्ट विशेस टू पाकिस्तान टीम। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। अब सोचना की वाकया पेश है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं सियासत के हवाले से, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बानी पीटीआई को एनआरओ देने के मामले पर वाज़े मौक़िफ़ इस वक्त इख्तियार किया गया है और रास्ते अलग करने का ऐलान भी कर दिया गया है। कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स मंजर आम पर आ रही हैं, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ दूरियां दिखाई दे रही हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से यही कहना है कि मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून इस वक्त उनके साथ ऑन बोर्ड नहीं दिखाई देती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे फैसले हैं जो मुस्लिम लीग नून उनके नॉलेज में लाए बगैर करती है, जिस पर काफ़ी रिजर्वेशन भी रखी जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी नायब वज़ीर आज़म से इस हवाले से मुलाकात हुई। उन्होंने जो अपने रिजर्वेशन थे वो उनके सामने भी रखे हैं, जिसके बाद अब इम्कान तो यही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुलाकात होगी बिलावल भुट्टो जरदारी से और मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश की जाएगी। जबकि दूसरी तरफ बहुत से तजिया निगार ये बातें भी करते हुए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के सारे फ़ायदे तो उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन का किरदार अदा करती हुई भी दिखाई देती है। और अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, बानी पीटीआई को एनआरओ देने के हवाले से रास्ते अलग करने का ऐलान कर दिया है। वस्ती पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं सैयद मुर्तज़ा हसन, जिन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए मशरूत तमादगी ज़ाहिर की, लेकिन इंतशारी अनासिर के साथ किसी भी बातचीत को उन्होंने मुस्तरद किया है। उन्होंने इसी तरह मुस्लिम लीग नून के फैसलों पर भी तनकीद की कि कहा मनपसंद फैसले दोनों जमातों के दरमियान दूरियां पैदा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क के नुकसान की कीमत पर किसी भी सियासी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेगी और ना ही एनआरओ जैसे फैसले को कबूल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वाज़ेह किया कि जमहूरी रवायात की पासदारी ज़रूरी है, लेकिन दहशतगर्दी या इंतशार फैलाने वाले जो अनासिर हैं उनके साथ किसी भी किस्म की सौदेबाजी नाकाबिल कबूल है। इस हवाले से पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है और इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत अवाम के बुनियादी मसाइल हैं, जिनमें सबसे पहले महंगाई है, तालीम है और सेहत पर तवज्जो मरकूज़ करना है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार सहाफ़ी ताहिर मलिक साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं, बहुत दिनों से खबरें मंज़र आम पर हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ जो मौजूदा इख्तलाफात हैं उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी शामिल है, क्या हिकमत अपनी इन फ्यूचर अपनाएंगे? क्योंकि आए रोज़ अब ये जो रिजर्वेशंस हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ से तो बारहा रखे जा रहे हैं। नहीं, मैं आपका इंट्रो बड़े गौर से सुन रहा था, बड़ा मतलब अच्छा आपने एनालिसिस किया। मतलब एनालिस्ट तो इस वक्त मैं बैठा हूँ, मगर इट वाज अ ब्यूटीफुल एनालिसिस। देखिए ना, आप को ऑलरेडी जो पाकिस्तान में आपका हिस्सा है उससे ज्यादा आपको मिला है, सदर पाकिस्तान। और कमाल की बात है, जो आईनी होते हैं, जो मतलब परमानेंट होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सदर पाकिस्तान और सेनेट का जो चेयरमैन होता है, ये आपके सबसे स्टेचर वाइज और पॉलिटिकली आईनी होते हैं, वो आपके पास हैं। गवर्नर पंजाब आपका है, सूबा सिंध आपके पास है, बलोचिस्तान आपके पास है। मुझे बता दें, मतलब केपी में तो केपीके में तो पीटीआई है ना, मैं कहना चाह रहा हूँ जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो सीन है उसमें आपको अपने हिस्से से बहुत ज्यादा कुछ मिला हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जो आप कह चुके हैं कि आपने सारे रोल कट ही खेलने हैं। वो जिस तरह बाज़-औक़ात होता है ना, आप कहते हैं मैंने क्रिकेट खेलना है तो बैट्समैन भी मैं हूँ, बॉलर भी मैं हूँ, अंपायर भी मैं हूँ। तो अब मुझे आप बताएं कि अब आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? अब मसला असल में है क्या? मसला असल में ये कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सीन है ना, उसमें नून फंस गई हुई है। नून इस तरह फंसी हुई है, मुस्लिम लीग नून के जो सारी कारकर्दगी है, जो नेगेटिविटी है, जो अगर महंगाई हो रही है, बिजली सस्ती नहीं हो रही, अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो सारा जो प्रेशर है उन पे पड़ रहा है। और वो इस हवाले से कहते हैं कि भाई अगर हम बदनामी ले रहे हैं या हमारी रेपुटेशन का मसला है तो हम पंजाब में तो आपको किसी को सांस नहीं लेने देंगे। ये असल में लड़ाई है। और पंजाब की लड़ाई इसलिए बड़ी है कि पंजाब 60% से ज़्यादा पाकिस्तान है। अब पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि हम पूरा हिस्सा भी ले लें और पंजाब में भी हम जनाब एक अपनी जो टांग है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर रखें, यहाँ हमें हिस्सा दें, यहाँ हमें अपोजिशन समझें।
अब असल में लड़ाई है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो टॉप पॉलिटिकल सीन है वो है मुस्लिम लीग नून वर्सेस पीटीआई। उसमें पीपल्स पार्टी कहीं नहीं नजर आ रही, ना पावर में नजर आ रही है ना अपोजिशन में नजर आ रही है। तो मुझे लगता है ये कभी कभी महीने में 1-2 दफा इस तरह की फायरिंग करके ना अपने आप को याद कराते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी है पंजाब में। ठीक है, लेकिन मलिक साहब आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी बैकफुट पर क्यों चली गई है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब हम रहनुमाओं को देखते हैं वो बड़े ताबड़तोड़ बयान दे रहे होते हैं और किसी किस्म का जिसे कहा जाता है कहीं लिहाज मुरव्वत भी नहीं रखते हैं मुस्लिम लीग नून को जैसे कह लें पछाड़ने में या उनके खिलाफ बयान देने में। स्पेसिफिकली गवर्नर पंजाब को तो लेकर ये बात की जाती है कि उनको तो शायद रखा इसलिए गया है कि वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो बयान हैं वो तबातुर से देते रहें। तो ये जो चढ़ाई है ये यकतरफा ही है अभी तक तो नहीं। आई थिंक ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है, ऐसा कोई फिक्र वाली बात नहीं है। ये जो पावर स्ट्रक्चर है ना, अगर आप थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा हल्की सी बदमाशी करने दें मुझे, ये पावर स्ट्रक्चर में अपनी मर्जी मुर्जी से नहीं है, ये किसी का बनाया हुआ डिजाइन है और आप सबको पता वो किन का डिजाइन है। ये इसी तरह चलना है। वो जब वो आप कहते हैं ना कि हम जनाब एनआरओ नहीं देंगे, आप समझते हैं मुस्लिम लीग नून के पास इतनी पावर है? वो तो हालत ये है कि जो मुस्लिम लीग नून का जो आपका मुज़ाकराती वफद है उसका जो हेड सदीकी साहब खुद फरमा रहे हैं कि यार हमें नहीं समझ आ रही, हमें चाहिए असूली तौर पे कि वो जो पीटीआई का मुज़ाकराती टीम है वो जेल तक तो जा नहीं सकी, वो ऐसे लगता है किसी और मुल्क के से मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो आपको जितनी पावर यहाँ के स्ट्रक्चर में सबको सब पता है। तो मेरा नहीं ख्याल ना तो मुस्लिम लीग नून के पास वो पावर है जो असल क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ, ना तो उनके पास इतनी पावर है कि वो इमरान खान को एनआरओ दे दे। क्योंकि अगर इमरान खान को एनआरओ उन्होंने देना हो तो जनरल शरीफ जो हमारे तर्जमान है पाक फौज की 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें तो मैंने अपने कानों से सुनी है। यू आर ए जर्नलिस्ट टू, आपने भी सुनी है। कहीं उन्होंने सुना है कि ये हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हो या मुस्लिम लीग नून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ या पीपल्स पार्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? मैं आपको एग्जैक्ट फिक्रा तो नहीं बताऊंगा, मुझे जो याद है जो 9 मई का जब वाक़या हुआ है तो 2 दिनों के बाद उन्होंने आया, मेरे ख्याल 11 या 12 मई थी जनरल, उस वक्त वो मेजर जनरल थे शरीफ साहब, तो उन्होंने फरमाया जनरल साहब ने कि ये फौज इस दिन को याद रखेगी ये और इसका हिसाब देना पड़ेगा। और जो बड़ी ही जाके अगर उनसे क्वेश्चनिंग की गई तो उन्होंने कहा अगर ये माफ़ी मांगेंगे तो हम सोचेंगे। मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना उसमें मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी है कोई, तो फिर ये किसको एनआरओ देंगे? तो कौन किसको माफ़ी देगा? तो आप मतलब मुझे खुद ही इसका जवाब दे दो। बिल्कुल मलिक साहब, जो पावर स्ट्रक्चर आप समझा रहे हैं बिल्कुल वो हम सभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ज़रूर जानते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जब इस तरह के बयानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आएंगे ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात किए जा रहे हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मुज़ाकरात भी इससे मुतासर होंगे, मुज़ाकरात ख़त्म भी हो सकते हैं? क्योंकि फिर बानी पीटीआई तक जब ये खबरें पहुँचती हैं तो वो फिर ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसे कोई नहीं बदल सकता। नहीं, ये मैंने कहा ना स्क्रिप्ट है। इनको पता है कि हमने छेड़छाड़ करते रहना है। ये देखे साल तो हो गया, 1 साल पहले इनका हनीमून भी रहा है जब वजीर खारजा थे बिलावल साहब, तकरीबन 2 साल तो मिलके हुकूमत कर रहे हैं। अगर वाकई इतना इनकलाब हो तो फिर ठीक है, आप रिजाइन कर दें, पंजाब के भी से भी रिजाइन करें, आप सेनेट से भी रिजाइन करें, क्योंकि आपने इनके भी तो वोट लिए हुए हैं ना, आप सदर से भी रिजाइन करें। आप मेरा ख्याल है, जो मैं ईमानदारी से समझता हूँ, मैं थोड़ा सा भी किताबी बनने जा रहा हूँ, मुझे तो पीपल्स पार्टी की अगर जो हिस्ट्री मैं जानता हूँ, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हो, डेमोक्रेटिक जो इनकी स्ट्रगल है, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, मैं कहता हूँ इमरान खान का सियासी दुश्मन है, दोस्त है। जब फरवरी में ये इल्ज़ाम लग गया था कि ये धांधली हुई इलेक्शन में और 45 और 47 के फार्म की बहस शुरू हो गई थी, तो पीपल्स पार्टी की ग्रेस इसी में थी कि वो इसका हिस्सा ही ना बनती। वो कहती कि नहीं जी नहीं, हम इस सिस्टम का हिस्सा इसलिए नहीं बनेंगे कि कन्फ्यूजन हो गया है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पॉपुलर पार्टी है उसने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया धांधली का, और यहाँ पे तो बच्चा 47 फार्म की बात करता है। तो अगर आपने इतनी जमहूरियत लगाई है तो जमहूरियत तब दिखाते फरवरी में, तब तो आपने आराम से सारी आईनी ओहदे भी ले लिए, सदर पाकिस्तान भी बन गया। अब आपको ये भी पता है कि कोई आपको पे मुकदमा भी नहीं हो सकता, आप गिरफ्तार भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो सदर पाकिस्तान 5 साल के लिए पक्के हो गए। तो आपने सारे अपने मुफादत सेव कर लिए हैं, अब आप जमहूरियत की बातें करते हैं। ठीक है, तो मलिक साहब इसका मतलब जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, ठीक है, अगर इस बात को भी हम मान लेते हैं तो फिर इसका मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो कहीं नहीं जा रही है। जो बार बार देखते हैं काफ़ी हल्कों में बात की जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अगेंस्ट जा रही है, जो उनके इत्तेहादी हैं वो भी इनसे नाराज़ हो रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून के साथ काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो आपको लगता है फिर हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही इन छोटी बातों की वजह से?
मेरा नहीं ख्याल, पाकिस्तान का जो इस वक्त पॉलिटिकल सीन है ना वो बड़ा क्लियर और वाज़ेह है। उसकी मैं आपको थोड़ा सा अपनी ये मेरी राय है, सारा कुछ गलत हो सकता है, मैं तो जो ईमानदारी से जो समझता हूँ वही आपको बता सकता हूँ। खान की जो पोजीशन है ना वो सबसे बड़ी सिक्योरिटी है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी से लेना देना नहीं कुछ बनता। खान जब तक वो ट्वीट करता रहेगा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और सर्विंग जर्नैलों के वो नाम ले लेता है, तो फिर आप मुझे बताया, आप मतलब पाकिस्तान के दुनिया में जो भी पॉलिटिकल है ना, पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर एक डिफरेंट है, ये एक किस्म की एक कंट्रोल डेमोक्रेसी है। तो कंट्रोल डेमोक्रेसी बड़ी प्रेडिक्टेबल होती है। जब खान ये कहा करता था कि आई एम ऑन विद वन पेज विद जनरल बाजवा, को उन्होंने अब्बा जी करार दिया था कि वो वालिद हैं और बड़े जमहूरियत परस्त हैं, खान साहब हमेशा फरमाते थे हम एक पेज पे हैं, तो बिल्कुल हर चीज़ अमन और सुकून से चल रही थी। जिस दिन वो पेज खराब हुआ तो लीरों लीर काम हो गया। तो अभी तक वो पेज कायम है। पाकिस्तान की जो रियासत है, जो वो समझते हैं, जो रियासत समझती है, जो इस्टेब्लिशमेंट समझती है, वो समझते हैं कि अगर हमने इकोनॉमिकली कुछ कर लिया, कोई वहाँ से चीज़ें बेहतर कर ली तो जान छूटेगी इमरान खान से, क्योंकि पॉपुलर वो है। तो लड़ाई कुछ और चल रही है। लड़ाई ये चल रही है कि खान का ख्याल है कि वो पॉपुलर है, इलेक्शन में धांधली हुई है। तो मेरा लिए नून और पीपल्स पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर वो ज़रा भी इतने दिलेर है तो ठीक है, पीटीआई से सुबह इत्तेहाद करें और नून को फारग करें, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में सारे में हुकूमत कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार ताहिर मलिक साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मजीद क्या मुश्किल सिचुएशन बन सकती है। जिस तरह से ताहिर मलिक साहब भी ये कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं ये स्क्रिप्टेड हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखते हैं, सदर मुमलिकत उनके इस मुल्क में मौजूद हैं, सेनेट के चेयरमैन उनके बैठे हुए हैं, 2 सूबों में गवर्नर उनके मौजूद हैं, सिंध में उनकी हुकूमत है, और अभी भी जो पावर शेयरिंग का एक फार्मूला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें अनसेटिस्फाई नज़र आ रही है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहां पाकिस्तान में सर्दी की शिद्दत अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। खासतौर पर हम देख रहे हैं कि कराची समेत मुल्क भर में यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने कराची के शहरियों को खबरदार किया है कि 12 जनवरी से सर्दी की एक नई लहर शहर में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके बाद सर्दी की जो शिद्दत है वो मजीद बढ़ जाएगी। और कराची में सर्द तरीन रातों का सिलसिला भी जारी है, जहाँ हालिया कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं शहर का मौसम सर्द और खुश रहेगा, और जो शुमाली हवाएं हैं वो सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा भी करेंगी। इसी तरह दूसरी जानिब बलूचिस्तान और बाला इलाकों में भी बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने हमें ज्वाइन किया। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताएगा कि कराची में जो 12 जनवरी से दाखिल होने वाली सर्दी की नई लहर है उसकी शिद्दत क्या होगी और कब तक ये बरकरार रहेगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए 4 दिन से कराची में दोबारा से टेम्परेचर गिरा है, यानी 6 जनवरी से। पहले तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 जनवरी से वो जो ज़्यादा सर्दी की लहर है वो आएगी, लेकिन वो इत्तेफाक से 4 और 5 तो ठीक रहा था। मतलब ये कि उतनी शिद्दत की सर्दी नहीं पड़ी थी, लेकिन 6 से ऑनवर्ड पिछले 4 दिन हो गए हैं, उसमें 6 से 8 ही रह रहा था टेम्परेचर। आज सुबह इनके टेम्परेचर जो आए हैं वो इंक्रीज़ है पहले से, कहीं 10, कहीं 12, कहीं 13, इस तरह से कराची के मुख्तलिफ एरिया से रिपोर्ट हुए हैं। उसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान में एक वेव हल्की सी दाखिल हुई है, तो आज पार्टली क्लाउडी है, तो मतलब रात में भी कुछ क्लाउड्स थे, तो इस वजह से कराची का टेम्परेचर बढ़ा है। लेकिन कल से और आगे जो है ना वो उतनी की शदीद लहर नहीं है जैसे कि पिछले 4-5 दिन रही थी, या उससे पहले दिसंबर के आखिरी दिनों में भी 8 तक गिरा था, कहीं पर 7 तक गिरा था टेम्परेचर। अब 10 से 12, 13 इसी रेंज में रहने का इम्कान है मिड ऑफ जनवरी तक, क्योंकि थोड़े थोड़े वक्फे से, 1-2 दिन के वक्फे से जो बिल्कुल शुमाली हवाएँ होती हैं जो ज़्यादा ठंड का बायस बनती हैं, वो थोड़ी सी एक तरह से रिसीड या रिट्रीट होगी उस वेस्टर्ली वेव की एंट्री की वजह से। तो यूं मतलब कराची में भी और दूसरी सिंध के दूसरे एरियाज में भी चंद एक जगहों को छोड़कर, जैसे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और फिर लाड़काना डिस्ट्रिक्ट, वहाँ खासी सर्दी है, टेम्परेचर 2 के आसपास चल रहा है। और सरफराज साहब, ये मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है ये बलूचिस्तान में कब तक रहने की तवक्को है और इसके पूरे मुल्क पर क्या असर होंगे, पूरे मुल्क के मौसम पर? देखिए ये हल्की सी वेव है, आज निकल जाएगी बेशतर एरिया से, लेकिन उसी वेव के इन्फ्लुएंस में वो ज़्यादा उसका उस टिल्टिंग इंडिया के ऊपर है। तो आपकी जो ईस्टर्न पट्टी है पंजाब की पूरी, यानी भावलपुर, भावलनगर से लेकर ऊपर
लाहौर और सियालकोट वगैरह तक इस तमाम ईस्टर्न पट्टी पे कहीं कहीं हल्की बारिश होगी कल भी और परसों, यानी 11 और 12 को 2 दिन इम्कान है। उसमें लाहौर में भी फैसलाबाद, साहिवाल, नीचे फिर आ जाएं आप तो जो ईस्टर्न साइड है बावल नगर और बावलपुर के कुछ हिस्सा हो सकता है रहीम खान में भी हो जाए। तो इस तरह से ये बेल्ट है पूरी जो थोड़ी सी बारिश इसमें ना कहीं हल्की और कहीं दरमियान बारिश मुतवक्की है। इस वेव का ये असर है। फिर आगे ड्राई वेदर ही है और बलूचिस्तान में 14 या 15 को हल्की सी फिर है कोयटा वैली आसपास में थोड़ी सी हल्की सी बारिश मुतवक्की है 1 आध दिन का। फिर उसके बाद 20 के बाद एक आती दिखाई देती है। अब देखिए वो मुल्क के किन किन हिस्सों को मुतासर करती है, उसमें अच्छी बारिश और अच्छी बर्फबारी दोबारा से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 21, 22, 23 जनवरी को। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं आपकी आंखों के सेहत के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि आज के दौर में स्क्रीन का इस्तेमाल बच्चों की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, वीडियोस देखना हो या फिर गेम्स खेलना। और उन बच्चों के साथ साथ अब हम भी उस लीग में शामिल हो चुके हैं। हमारा जो मोबाइल का टाइम है देखने का, स्क्रीन टाइम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन ये बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम हमारी आंखों पर, बच्चों की आंखों पर, उनकी सेहत पर मनफी असर डाल रहा है और कम उम्री में ही नज़र की जो कमज़ोरी है और ऐनक लगने का जो ख़तरा है वो बढ़ चुका है। लेकिन अब फिक्र की बात कोई नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं इसी टॉपिक के हवाले से और एक ऐसा देसी टोटका आपको बताएंगे जो बच्चों की आंखों की सेहत को बेहतर बनाएगा और उन्हें ऐनक लगने से बचाने में मददगार साबित भी होगा। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट नईमा साहिबा, जो इस देसी नुस्खे के फ़वाइद, तैयारी और इस्तेमाल पर रोशनी डालेंगी। नईमा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो आपको क्या लगता है कि जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम है किस तरह से हमारी आंखों पर या बच्चों की आंखों पर असरात मुरतब कर रहा है, और फिर लॉन्गर टर्म में जब हम देख रहे हैं क्या क्या इसके नुकसानात हैं? इसके सबसे पहले नुकसानात तो ये है कि आप जब हमारी आई साइड सब वीक हो रही है, आई साइड वीक हो रही है, वीएन खराब हो रहे हैं। इसके वीएन के काफ़ी केस जो सामने आए वो ये है कि कुछ वीएन ब्लर हो रहे हैं, कुछ का डबल वीएन हो रहा है, कुछ ये कहते हैं कि हमारी इधर से पट्ठों में दर्द होता है लेकिन आंखों का सामने से जब वो ब्लर होना शुरू होता है तो पता लगता है कि इधर से पीछे से नज़र कमज़ोर हो रही है। तो इसका सबसे मेन जो मैं फोकस करूँगा वो यही है कि हमारी आई साइड गिरती जा रही है। दूसरा इसका जो उससे बड़ा जो नुकसान हमें हो रहा है, हमारे बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं क्योंकि वो सारा दिन स्क्रीन टाइम है, उनको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। सारी एक्टिविटी इसके अंदर ही है और इसी वो जिस तरह आप कह के हटे कि इसमें हम भी शामिल हो गए, इसी लीग में हम भी हिस्सा बने, सब शामिल हो गए हैं, सब इसके क्या कहते हैं आदि मुजरिम हो गए हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, तो अभी आपको क्या लग रहा है फिर क्या इसका हल है? क्योंकि अभी टेबल पर बहुत सारी मैं चीजें देख रहा हूँ जो कि हमारी किचन आइटम्स ही मुझे लग रही हैं। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि हमें स्पेसिफिकली शायद पिंसार के स्टोर पर जाना पड़े और मुश्किल चीजें इसमें इतनी नहीं लग रही। मैं चाहूंगा वन बाय वन आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे टोटके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं तो हम बच्चों की भी नजर को और अपनी नजर को भी बेहतर रख सकते हैं। जी, मैं इसीलिए लेके आई, मैं 2 टाइप्स के ये नुस्खे लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि देखें जिस तरह हमारी आदत बन रही है कि हम बेड रेस्ट पे होते हैं या मोबाइल पे होते हैं, गैजेट पे होते हैं, तो उसकी वजह से मोटापा की वजह से और बीमारियां, फिर शुगर भी एक बढ़ता हुआ रुझान है हमारे अंदर, जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा नजर कमजोर हुई है हमारी। तो ये वो था कि जो शुगर वाले पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मैं बच्चे, बड़े, शुगर पेशेंट सब जो भी है, ब्लड प्रेशर के बहुत बड़ी एक रीजन बनती है आजकल। ब्लड प्रेशर जब आपका शूट करता है तो आपके विजन को इफेक्ट करता है, विजन को इफेक्ट करता है, शुगर विजन को इफेक्ट करता है, मोबाइल इफेक्ट करता है, विजन तो सबसे पहले बेचारा, क्योंकि हम सारा काम तो आंखों से कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर ना मैंने चंद एक ये सारी बाकी तो वैसे सारी चीजें ये क्या कहते हैं इसको, चने हैं, सौंफ है, मिश्री है, बादाम है, ये एक हमारा बहुत पुराना और बहुत कारआमद है। अगर आप सिर्फ इसी को कर लेना अनवर भाई तो यही काफी होता है आप लोगों के लिए। लेकिन क्या है कि अब हमारी नींद का मसला आ गया बीच में, पहले सिर्फ विजन का, नजर का था, तो अब हमारी नींद का भी मसला आ गया कि नींद भी नहीं आती। तो मैंने 2 चीजें इसके अंदर इस तरह की डाली हैं, जो सारी चीजें वन बाय वन मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये सफेद मिर्चें हैं, सफेद मिर्च और बादाम, ये अकेला भी काफी नजर के लिए, जिस तरह सौंफ, मिश्री, बादाम है, ठीक है। हाँ, इसका मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये मैंने एक तोला मैंने लिए सफेद मिर्च, 1 पाव बादाम, उसका भी आप लोग साथ साथ नोट कर लें ताकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये 8 पाव कशनीज इसको बोलते हैं, कशनीज हमारी जबान में बोलते, वैसे आम रूटीन में किचन की जबान में इसको धनिया बोलते हैं, सूखा धनिया। हाँ जी, ये बहुत अच्छा होता है। ये सूखा धनिया है। ये आधा पाव सौंफ है, ठीक है। ये आधा पाव सफेद चने हैं,
ये 4 मगज इसको बोलते हैं। ये 4 मगज इसलिए बोलते हैं कि हमारे सारे दिमाग को ठीक करती है, सारे दिमाग की ट्रीटमेंट है इसके अंदर, ठीक है। ये अखरोट, ये कुदरती देखे ना, अल्लाह ताला ने इसको एक दिमाग की शक्ल देके भेजी, ये हमारे है ही हमारे ब्रेन के लिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर नई चीज जो मैंने डाली है वो अस्तकदूस है, ठीक है। हाँ, लेवेंडर भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये सुकून के लिए, नींद के लिए, रात को जब सोते हुए आप उसको एक, ये अफ्तीमून है, ये 2 जड़ी बूटियां इसके अंदर जो है ये इजाफी आई हैं। ये इजाफी जड़ी बूटियां इसलिए मैंने डाली हैं अपनी सोच समझ से और बहुत से मशवरे करके कि ये दिमाग के सुकून के लिए, जिसको भी मैंने दिया अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये कि रात को नींद जो है वो सुकून से आती है। लेकिन अगर आप ये लेके डायरेक्ट बेड पे लेट जाएं, लेके भी अगर आप मोबाइल इस्तेमाल, फिर बेचैनी लग जाएगी, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये सुच्चे मोती हैं, सुच्चे मोती, इसको मरवारीद बोलते हैं। सुच्चे मोती गुलाब के अर्क में ना इनको सोख करके खर्ल किया हुआ है, ठीक है। हाँ, इसको भी आप आधा तोला शामिल कर लें तो बहुत अच्छा है, इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, इन सब सारी चीजों को मिला के फिर ये एक मैंने मेडिसिन बनाई है, ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेके, ये पाउडर फॉर्म में, ये सारी चीजों को ग्राइंड कर लिया। किसी को आपने ड्राई रोस्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सारी चीजों को आपने ग्राइंड कर लिया। रखनी है या फिर बैलेंस जो मैंने बताई है, कुछ नहीं बैलेंस नहीं, 1 तोला, ये इसीलिए मैंने इसीलिए मैं स्पेशल लेके आई हूँ कि ताकि आप लोग नोट कर लें, क्योंकि सफेद मिर्चें ज्यादा नहीं करनी, ये अखरोट, ये सारी जो मैंने क्वांटिटी बताई इसी तरीके से करनी है आप लोगों ने, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आप लोगों ने लेना कितना है, आप, मैं, हमारी उम्र में ये है, हमारी उम्र में मैंने कह दिया, अब मेरे बराबर हो गए हैं ये आपने इतनी लेनी, टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून। बड़ों के लिए मीन्स के टीस्पून जो अडल्ट्स हैं, ठीक है। और बच्चों के लिए आपने ½ टीस्पून रात को दूध के साथ, ठीक है। रात को आप लोगों ने दूध के साथ ये लेनी है और उसके बाद आप लोगों ने लेट जाना है सुकून से। फिर ये आप लोगों ने जिन हाथ में नहीं पकड़ना, ये गैजेट को यूज नहीं करना, फिर इसको नहीं पकड़ना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, इसका मुझे थोड़ा सा बता दें, गाइड कर दें, ये सुबह के टाइम पे खाना है, ये रात को खाना है, ये दूध के साथ पीना अभी बताया ना मैंने, रात को सोते हुए, हाँ, ठीक है। जो बड़े हैं उनके लिए ½ टीस्पून और जो छोटे उनके लिए, सॉरी, जो बड़े उनको लिए फुल टीस्पून और जो बच्चे हैं 12 साल से छोटे, 15 साल से छोटे, उनके लिए ½ टीस्पून, ठीक है। और इसके साथ अगर आप, जिनको शुगर नहीं है, जिनको शुगर है तो वो तो इनके लिए इनफ है। अगर जिनको शुगर नहीं है, उनको कब्ज का मसला है, कब्ज भी क्योंकि 100 बीमारियों की एक बीमारी है, तो आप रात को ना ये जो हरड़ है, हरड़ जिसको बोलते हैं, ये आप यकीन माने कि ये 1 हरड़ का पीस अगर आप ले लेते हैं इसके साथ ही और साथ में दूध पी लेते हैं तो आपकी गट हेल्थ भी ठीक होगी, आपका ब्रेन भी ठीक होगा, आपके, मैं कहती हूँ, ये मसल्स जो वीक हो जाते हैं, पट्टे कमजोर हो जाते हैं हमारे, ये भी कवर होंगे। और सुबह उठ के आप आंवले का मुरब्बा खाएं। आंवले के आप लोगों को पता है कि सुपर फूड है, इसमें कैल्शियम है, ये दिल के लिए भी अच्छा है। ये पूरी, आप कहते हैं ना कि आंवले का खाया जो है वो सारी जिंदगी काम आता है, बाद में काम आता है, सियानों ने कहा है ये। अच्छा, हाँ जी, इसके बेहद फायदे हैं। और वैसे ये एक हकीम साहब को नुस्खा दिया, तो इसलिए मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि वो, उन्होंने, उनके मतलब पुराने हकीम ने दिया था कि सिर्फ आप हरड़, 2 पीस हरड़ के रात को और 1-2 पीस सुबह आंवले के खाएं, तो आपको नजर का मसला वैसे ही नहीं रहेगा। अगर आप रूटीन में इसको शामिल कर लें, आप लोगों के सामने में इतनी चीजें ली जो आपको टेस्टी लगे आप यूज कर सकते हैं, अगर प्लस करेंगे तो और ज्यादा अच्छा। ये जो टोटके आप हमें बता रही है ना, ये हैं वो दादियों नानियों वाले टोटके जो आज हम आपको अपने शो में बता रहे हैं। तो हमारी जो अभी जनरेशन चल रही है ना, जिसे जेन ज़ी हम कहते हैं, उन्हें तो नाम का अंदाजा भी नहीं होगा और उन्हें इसके टेस्ट का भी पता नहीं होगा, उनको टेस्ट का भी नहीं पता होगा। उनको ये खिलाएं, ये बेरीज एक बहुत ही मजेदार ये बेरीज है, ये उकाब की खुराक है, ज़रिश्क हम इनको बोलते हैं, कुछ लोग ज़रिश्क बोलते हैं इसको। मैंने जैसे आपको कहा भी जब ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, मैंने कहा ज़रिश्क है, ठीक है, ज़रिश्क है। ये मैं इसके ऊपर रख के दिखा देती हूँ ताकि नजर आ जाए, ठीक है। ये बेरीज होती है, ये उकाब जो है, वैसे तो वो मछली खाता है क्योंकि उसकी नजर का आपको अंदाजा है, हमें सब पता है उकाब की नजर, और अगर ये फ्रूट खाता है तो बेरीज खाता है, ठीक है। इसलिए इसका भी इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि वैसे तो आप इसको जिस तरह मर्जी खाएं, ठीक है, लोग इसको मुख्तलिफ तरीकों से खाते हैं, लेकिन इसका जो असल खाने का तरीका है, अगर आप जो फायदा ज्यादा देगा, खासतौर पे आपकी आंखों को जो फायदा देगा, आपके विजन को जो क्लियर करेगा, वो है कि ये 1 टीस्पून आपने रात को दूध के साथ, दूध जरूरी है, इसके साथ भी सबके साथ दूध जरूरी है। दूध अगर खालिस है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको जो भी अवेलेबल है आप, हाँ जी, जो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और, ये बेरीज के लिए हो गया, ये बच्चों के लिए क्योंकि बच्चों को टेस्टी लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर से मैं एक और स्पेशल मैं ये सोच के आई थी, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इसके अंदर से ही जो ये चीज़ें नहीं कर सकते वो 2 चीज़ें एटलीस्ट ज़रूर करें। कहाँ है कैमरा, मैं उसको दिखा दूं, ये, हाँ, ये ठीक है, यहाँ पर है।
11 आप लोगों ने, ये देसी बादाम है, इनको गुरबंदी बोलते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। 11 देसी बादाम की आपने गिरियां लेनी है और 11 ही सफ़ेद दक्कनी मिर्च, ठीक है। इनको रात को पानी में सोख कर दें। रात को आप अच्छे से अपने दांत साफ करके सोएं। दांतों के लिए मैंने एक स्पेशल मंजन बनाया हुआ है जिसमें कि लौंग भी है, अकरकरा भी है, मजीठ, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप अपने घर में कोई भी बना सकते हैं। एक आम सा मंजन मैं आपको बता देती हूँ कि सरसों के तेल के अंदर आपने काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा लौंग डाल के उससे दांत साफ करें रात को, तो इंशाल्लाह आपकी वैसे ही गट हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, आपके दांत, आपके मसूड़े ठीक रहेंगे। रात को ब्रश जब आप करके सो जाते हैं, रात में आप लोगों ने 11-11 ये भिगो देनी है, ठीक है। सुबह उठ के जब आपका जो लुआब होगा, आप लोगों ने अपना लुआब जो है अपनी ही फिंगर के साथ बेड पे लेटे लेटे, ये एक स्पेशल नुस्खा है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी आजमूदा है, ठीक है। अगर किसी का ब्लर है वीएन, वो अर्जेंट क्लियर होगा, अर्जेंट मैं बता रही हूँ कि आप लोग आजमा के देखिएगा, सुबह इंशाल्लाह आप लोगों को बता देंगे कि वाकई इसमें फ़ायदा है। इसको खाने से पहले आप लोगों ने रात को ब्रश करके या दांत साफ करके फिंगर के साथ लेट जाना है। सुबह उठ के अपना लुआब अपनी आंखों में डालना है, डाल के इस तरह करना है। ये हथेली जो है इसमें वैसे अब आप करते रहे हीट नहीं आएगी, जब सुबह आप बिस्तर पे लेटे लेटे करेंगे तो इसमें हीट आती है, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह करके रगड़ के इसके अंदर हीट आएगी, आंखों पे रख के 7 दफ़ा सर्कुलेशन इसमें इस तरह, और 7 दफ़ा इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक दफ़ा हो गया, दूसरी दफ़ा आपने फिर करना है लुआब डालने के बाद, ठीक है। तीसरी दफ़ा में आपने ये करना है, ये जो हमारी फिंगर है मिडिल फिंगर, ये बड़े वाली, ये इससे प्रेस करना है इधर, इसको इस आई बॉल को इस तरह 7 दफ़ा आपने इसी तरीके से करना है, 7 दफ़ा फिर आपने इस तरीके से करना है। ये एक एक्सरसाइज है प्रॉपर बेड पे लेटे लेटे। बाद में एंड पे फिर आपने तीसरी दफ़ा ये करना है, यूं करके 7 दफ़ा यूं, 7 दफ़ा यूं, और फिर हाथ नीचे को उतार लें। आपको मैं बता रही हूँ अर्जेंट आपका जो वीएन है वो क्लियर हो जाएगा लेटे लेटे। अच्छा। और उसके बाद उठने के बाद आपने ये जो 11 रात को पानी में सो करके वो पानी पी लेना है, और ये इतना चबा चबा के खाना कि आपके लुआब में ये शामिल हो जाए। ये एक बिल्कुल डिफरेंट, अलग और इंतहाई आजमूदा है, ठीक है। हाँ जी, तो ये मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं बताती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा नुस्खा है कि आप यकीन माने कि ये मुफ्त का इलाज है। बहुत से लोग इस वजह से हम देखते हैं कि वो मुश्किल का शिकार, बहुत मुश्किल का शिकार, और बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। ये सिर्फ इन 2 चीज़ों से, ये जादुई नुस्खा है। इसके अंदर ये शामिल हो गया है, ये देखिए, ये नींद के लिए हो गया है, ये हमारी ताकत के लिए, ये सुकून के लिए, ये दिमाग के लिए, ये मुकम्मल एक फार्मूला बन गया। लेकिन जिनको सिर्फ वीएन का मसला है, ये 2 चीज़ें ही उनके लिए काफ़ी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हर्बलिस्ट नईमा राव साहिबा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और उम्मीद करते हैं तमाम जो टिप्स थी, ये टोटके थे, ये आप सबके काम आएंगी अगर आप इसको फॉलो करते हैं। क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसके इस्तेमाल की वजह से हमारी जो आंखें हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, जुमा मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।